अगर हम कहें कि आप, आपके कपड़े, आपका भोजन और यहाँ तक कि सबसे कठोर हीरा और पेंसिल की सबसे नरम नोक सब एक ही तत्व से बने हो तो? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, हाँ। पर ये बिल्कुल सच है। एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक की गहराई में उतरेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये चर्चा 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर बिंदु को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस अद्भुत तत्व कार्बन की दुनिया को समझते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये लाखों यौगिक बनाता है? चलिए इसे खोलकर देखते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य से। हाँ, एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में जो पहला ही पॉइंट है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। पृथ्वी की सतह पर क्रस्ट में कार्बन सिर्फ 0.02% है। सिर्फ 0.02%। या और वायुमंडल में तो शायद और भी कम है। हाँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये सिर्फ 0.03% है। एक मिनट, इतनी कम मात्रा, इसके बावजूद कार्बन हर जगह है, मतलब हर जीवित चीज में। ऐसा क्यों? ये कैसे संभव है? यही यही तो कार्बन का जादू है। और इसका रहस्य छिपा है कार्बन के आबंध बनाने के तरीके में, जिसे हम सहसंयोजी आबंध या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजी आबंध मतलब साझेदारी वाला बॉन्ड? बिल्कुल। देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्थायी होने के लिए उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 4 देने पड़ेंगे। और दोनों ही मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभालना बहुत मुश्किल है, और 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो कार्बन एक आसान रास्ता अपनाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अच्छा, तो ये लेन देन नहीं करता, दोस्ती करता है। सही कहा। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और ये बहुत मजबूत होता है। तो ये साझेदारी ही कार्बन की असली ताकत है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उदाहरण भी दिए गए हैं। हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन में डबल और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। हाँ, वो सब सही संयोजी आबंध के ही उदाहरण हैं। लेकिन कार्बन में ऐसी कौन सी दो खासियतें हैं जो उसे सबसे अलग बनाती हैं? मुझे लगता है ये परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। कार्बन के 2 सुपर पावर हैं। पहला है चतु संयोजकता, मतलब टेट्रावैलेंसी। चतु संयोजकता यानी 4 संयोजकता। हाँ, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब है वो एक साथ 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है। इससे वो बहुत विविध, तरह तरह के यौगिक बना पाता है। और दूसरा सुपर पावर? दूसरा है श्रृंखलन यानी कैटिनेशन। और सच कहूं तो यही कार्बन का सबसे अनूठा गुण है। श्रृंखलन मतलब चेन बनाना। हाँ, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, शाखित श्रृंखला बना सकते हैं, और यहां तक कि गोल छल्ले यानी रिंग्स भी बना सकते हैं। कोई और तत्व ये इतनी आसानी और मजबूती से नहीं कर पाता। वाह, मतलब एक ही तत्व लेकिन अपनी संरचना बदलकर कितने अलग-अलग रूप ले सकता है। और यहीं से बात आती है कार्बन के अपरूपों की, जिन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट? बिल्कुल। एक तरफ है हीरा यानी डायमंड, जो अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बहुत मजबूत 3D संरचना बनाता है। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जो पेंसिल में होता है। वो तो एकदम चिकना और फिसलनशील होता है। सही। और वो विद्युत का सूचालक भी है, जो कि अधातुओं में एक अपवाद है। एक और भी तो है जिसका नाम बड़ा मजेदार है, बकमिंस्टर। बकमिंस्टर फुलरीन, जिसकी संरचना एक फुटबॉल जैसी होती है। सोचिए, एक ही तत्व के कितने अलग अलग चेहरे हैं। अब यौगिकों पर आते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो के अनुसार इन्हें संतृप्त और असंतृप्त में बांटा गया है। इसका क्या मतलब है? ये बहुत आसान है। ये सब कार्बन परमाणुओं के बीच के आबंध पर निर्भर करता है। ओके। संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिर्फ एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे एथेन। और क्योंकि उनके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, वो संतुष्ट हैं, तो वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। एकदम सही पकड़ा। और असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कम से कम एक द्विआबंध, डबल बॉन्ड, या 3 आबंध, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे एथीन। तो इनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं, इसलिए ये ज्यादा बेचैन रहते हैं और ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। ये ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। चलिए
अब कुछ जरूरी रासायनिक अभिक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी सुनो समझो में इन 4 अभिक्रियाओं पर खास जोर दिया गया है। हाँ, ये 4 प्रकार तो जरूर याद रखने चाहिए। सबसे पहला है दहन यानी कंबशन। जलना। हाँ, जब कार्बन यौगिक ऑक्सीजन में जलते हैं तो वो ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इसीलिए ये बेहतरीन ईंधन है। इसमें एक जरूरी बात है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ज्वाला अलग-अलग क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एलपीजी स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मोम पीली कज्जली ज्वाला मतलब सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि असंतृप्त में कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है तो वो पूरी तरह जल नहीं पाता और बिना जले कार्बन के कण धुएं के रूप में निकलते हैं। अच्छा, अब दूसरी अभिक्रिया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। जैसे हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ऑक्सीकारक का उपयोग करके एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में बदल सकते हैं। अल्कोहल से सिरका बनाना, है ना? बिल्कुल। तीसरी है संकलन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन। ये असंतृप्त यौगिकों का खास गुण है, क्योंकि उनके पास नए परमाणु जोड़ने की जगह होती है। हाँ, इसमें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़कर उन्हें संतृप्त यौगिकों में बदल दिया जाता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में इसी प्रक्रिया का उपयोग होता है। हाइड्रोजनीकरण। सही। और चौथी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये संतृप्त यौगिकों में होती है। क्योंकि वो तो नए परमाणु जोड़ नहीं सकते, तो वो अदला बदली करते हैं। एकदम। इसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु की जगह ले लेता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में मीथेन की क्लोरीन से अभिक्रिया। चलिए, अब बात करते हैं उन 2 कार्बन यौगिकों की जो हमारी जिंदगी में बहुत आम है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। हाँ, एथेनॉल को आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप जैसी दवाइयों में होता है। और एथेनोइक अम्ल, जिसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, हाँ, उसके 3-4% विलयन को सिरका यानी विनेगर कहा जाता है, जिसे हम अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो में एक बहुत रोचक अभिक्रिया है एस्तरीकरण, एस्टरिफिकेशन। ये क्या है? ये एक मजेदार अभिक्रिया है। जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल को किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिलाया जाता है तो एस्टर बनता है। एस्टर। हाँ, और इनकी गंध मीठी फलों जैसी होती है। इनका उपयोग इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों में होता है। ओह, तो जो फ्रूट फ्लेवर्स आते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। काफी हद तक हाँ। और आखिर में वो चीज जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, साबुन, ये मैल कैसे साफ करता है? ये मिसेल वाली बात थोड़ी मुश्किल लगती है। ये मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात है। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं। 2 सिरे? हाँ, एक होता है जलरागी यानी हाइड्रोफिलिक जो पानी से जुड़ता है, और दूसरा होता है जलविरागी हाइड्रोफोबिक जो तेल या मैल से जुड़ता है। रागी मतलब प्यार करने वाला और विरागी मतलब दूर भागने वाला। क्या बात है। तो जल विरागी सिरा तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेता है और जलरागी सिरा बाहर पानी की तरफ रहता है। इसी गुच्छे जैसी संरचना को मिसेल कहते हैं। तो ये मिसेल एक तरह से तेल को पकड़कर पानी में खींच लाता है? बिल्कुल। जब हम पानी डालते हैं तो ये मिसेल मैल को अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन कठोर जल में साबुन काम क्यों नहीं करता? क्योंकि कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं, साबुन उनसे जुड़कर एक अघुलनशील पदार्थ स्कम बना लेता है जो सफाई नहीं करता। और इसी समस्या को दूर करने के लिए अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है। सही। अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। तो एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ इस गहरी चर्चा से हमने जाना कि कार्बन अपने सहज संयोजी आबंध, चतुस्संयोजकता और श्रृंखलन गुण के कारण ही इतना खास है। हमने इसके अपर रूप, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं और हमारे जीवन में इसके यौगिकों के महत्व को भी समझा। एकदम। यहाँ मैं एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित है। हाँ। कार्बन के ठीक नीचे आवर्त सारणी में सिलिकॉन आता है। उसमें भी कुछ श्रृंखलन का गुण होता है। सोचिए, क्या किसी और ग्रह पर सिलिकॉन आधारित जीवन हो सकता है? वाओ! और अगर ऐसा है तो वो कैसा दिखता होगा? एक बेहतरीन सवाल। इस पर और जानकारी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए
NCERT सुनो समझो को फॉलो करते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।